हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता। फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एमएनसीज कंपनी के बारे में, लाइक टीसीएस, कैपजेमिनी और टेक महिंद्रा। इन कंपनियों के अंदर जो नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट और मोंगोडीबी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। दोस्तों, ये सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है, मीन्स हमने जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी एमएनसी कंपनी लाइक टीसीएस, कैपजेमिनी, जो टेक महिंद्रा, जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। बट ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों, ये मैं सेकेंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। और जो फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आउटपुट्स हैं, ये सारे मैंने डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बचा हुआ है, ये नोड.जेएस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में और मोंगोडीबी के जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इससे पहले भी मैंने नोड.जेएस के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। अगर आप यहाँ यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि नोड.जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो क्वेश्चन एलएनटी में पूछा गया था। नोड.जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, एलएनटी नोड.जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। और आप जब कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन, इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैकेज.जेएसएन फाइल क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पैकेज.जेएसएन फाइल होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। जब कभी भी हम नोड.जेएस अपने सिस्टम के अंदर, जब कभी भी अपने सिस्टम का कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं। कमांड ये लिखते हैं कि npm init लिखते हैं। जब npm init हम लिखते हैं तो क्या होता है कि पैकेज.जेएसएन फाइल जो है ऑटोमेटिक जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो हमें एक्सप्रेस.जेएस की रिक्वायरमेंट है तो हम लिखते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ऐसे जब करते हैं तो हमारी जो लाइब्रेरी होती है ये जो है हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है और उसका पाथ जो है पैकेज.जेएसएन के अंदर क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो हम सिंपल एक वर्ड में, एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि जो पैकेज.जेएसएन फाइल होती है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसके हेल्प से जो भी हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं उसको हम अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोंगोज कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे। मीन्स ये पूछा जाता है कि ये जो नोड.जेएस के अंदर जो है हम डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाएंगे और कितने तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस के अंदर दो तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं। एक होता है एक्सप्रेस.जेएस होता है और दूसरा जो होता है मोंगोज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मोंगोज से कनेक्शन बना कर दिखाता हूँ, फिर एक्सप्रेस.जेएस से बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे जो कनेक्शन बनाएंगे, अगर मोंगोज से कनेक्शन बनाना है तो सबसे पहले आपको मोंगोज अपने सिस्टम में डालना होगा। तो उसके लिए कमांड होता है, यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करता हूँ, clf। यहाँ पे एक कमांड होता है जिसका नाम है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है node.js_project। ठीक है। और उसके अंदर सिंपल एक इंडेक्स नाम की फाइल बनाई है टेस्टिंग करने के लिए कि मेरा node.js चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि कनेक्शन कैसे बनाएंगे। तो इसको, कनेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हम मोंगोज को डालेंगे, npm इंस्टॉल मोंगोज। जब इसको इंटर करेंगे तो ये जो है, इसकी लाइब्रेरी जो है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। डाउनलोड अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अब हो जाएगा स्टार्ट। और सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड। इसको हम क्या करेंगे, जब आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी तो मोंगोज को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हम मोंगोज एक वेरिएबल बनाएंगे। इस मोंगोज को हम क्या करेंगे,
mongoose डॉट कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन हम बना लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कांस्टेंट, मान लो एक वेरिएबल हमने असाइन कर दिया। हमने क्या किया, mongoose की लाइब्रेरी को हमने इंक्लूड किया, इसको कनेक्शन से कंकैटिनेट किया, डॉट कनेक्शन किया, डीबी आ गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे इस mongoose को, लोकल होस्ट से। HTTPS ये हमने क्या, इसको कनेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, इसको मैंने ले लिया, मान लीजिए कनेक्शन लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये क्या करता हूँ, mongoose लिखा, उसको कनेक्शन कर दिया। मैंने क्या किया, mongoose को इंक्लूड किया, इसको कनेक्ट किया लोकल होस्ट डेटाबेस से। उसके बाद मैंने क्या किया, कनेक्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डीबी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे db डॉट ओपन, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको db डॉट जो है ऑन करते हैं, और यहाँ पे जो है ओपन करते हैं इसको, इसके अंदर फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्शन कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्शन डॉट लोकल होस्ट, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा mongoose से कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम जाते हैं, mongoose कनेक्शन के मतलब हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हम डेटा नोड के अंदर हम कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे MySQL में हम कनेक्शन बनाते हैं, उसकी बात हो रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों, एक दूसरा तरीका ये है कि हम क्रिएट सर्वर करके कैसे हम कनेक्शन बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जाएंगे, रिक्वायर्ड कर दिया, ये दूसरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। HTTP कर ली, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया HTTP, ठीक है। जब ये वेरिएबल ले लिया HTTP, तो मैं क्या करता हूँ, इस HTTP डॉट क्रिएट सर्वर करता हूँ। अब क्रिएट सर्वर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट रिस्पांस यहाँ पे इसका राइट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल देता हूँ 5000 या 6000। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा कनेक्शन। मीन्स दूसरा एक हमने क्या किया, एक क्रिएट सर्वर के हेल्प से, मतलब कोर नोड के हेल्प से, जैसे होता कोर होता है, एक होता है ना कोर जावा स्क्रिप्ट, उसी तरह कोर तरीके से मैंने इसको एक कनेक्शन बनाया, ठीक है। एक कोड लिखा HTTP का यूज करके हमने सर्वर क्रिएट किया, और दूसरा mongoose के हेल्प से हमने सर्वर क्रिएट किया, ठीक है दोस्तों, एक कनेक्शन बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मिडिलवेयर क्या होता है। आपसे कोई पूछे मिडिलवेयर क्या होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि मिडिलवेयर पर मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन का थोड़ा बहुत नोट्स बनाया है, उसको हम देख लेते हैं कि मिडिलवेयर होता क्या है। ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे मिडिलवेयर। अगर सही तरीके से बात किया जाए तो हम Node.js में कोई भी जैसे फाइल अपलोड का हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या करते हैं,
जब हम कभी भी ब्राउज करके फाइल को अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एक मिडिलवेयर बनाते हैं। उस मिडिलवेयर से हम चेक करते हैं कि जो फाइल आपने अपलोड किया क्या सही डायरेक्टरी में गई, क्या सही पाथ पे गई, क्या उस फाइल की साइज ये है। तो उसका हम क्या करेंगे, उसका पर्टिकुलर हम एक मिडिलवेयर बनाएंगे। और जब हम जो API हम लिखेंगे वहाँ पे मिडिलवेयर को कॉल करेंगे कि सबसे पहले मिडिलवेयर कॉल हो, ठीक है, उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन हो, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टिपिकली ऑल मिडिलवेयर इन द Node.js एक्सप्रेस हैव एक्सेस टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि जो मिडिलवेयर होता है वो क्या करता है, मिडिलवेयर इज ए फंक्शन विच हैंडल बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि मिडिलवेयर इज ए फंक्शन, या ये बोल सकते हैं कि ए रिक्वेस्ट इज ए समथिंग दैट कमिंग फ्रॉम द ब्राउजर एंड इनवोक ए पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जब कभी भी हम ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट हम भेजते हैं तो मिडिलवेयर क्या करता है, उस पर्टिकुलर टास्क को, जो भी रिक्वेस्ट हम भेजते हैं उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है और रिस्पॉन्स देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मिडिलवेयर जो होता है हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये होता है मिडिलवेयर दोस्तों। अब मिडिलवेयर बनाते कैसे हैं, इसका सही डिफिनेशन, जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है दोस्तों, आप नेट से भी देख सकते हैं। मैं मतलब बेसिकली बता दिया कि मिडिलवेयर होता क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं वो देख लेते हैं कि मिडिलवेयर को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने कहीं पे कोड लिखा था, देख लेते हैं कि मिडिलवेयर बनाते कैसे हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए सर हमने एक सर्वर बनाया, ठीक है। अब सर्वर तो बना लिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मिडिलवेयर बनाता हूँ, app.use, या एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है Node.js, और इस Node.js के अंदर नहीं कुछ है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, उससे आसानी से आपको हम समझा सकते हैं। app.js में जाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने क्या किया, मिडिलवेयर बनाया। इस सारे कोड को मैंने कमेंट कर दिया, इस कोड को भी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, एक सर्वर क्रिएट किया, ये हमने सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि मिडिलवेयर होता क्या और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए एक मिडिलवेयर बनाया। हमने क्या किया, एक एक्सप्रेस देयर अपने एक्सप्रेस जेस की लाइब्रेरी, जो एक्सप्रेस लाइब्रेरी जो उसको अपने सिस्टम में डाला, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसमें रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट मिडिलवेयर है, ठीक है। इस मिडिलवेयर को हमने यहाँ पे बनाया और गेट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे गेट को कॉल किया। गेट को जब कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या किया, इस मिडिलवेयर को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दी। तो जाहिर सी बात है, जब इस API को हम कॉल करेंगे तो API सबसे पहले क्या होगा, मिडिलवेयर कॉल होगा। सबसे पहले मिडिलवेयर कॉल होगा, उसके बाद API कॉल होगा। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमने वही बनाया कि एक सर्वर क्रिएट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक मिडिलवेयर बना दिया, ठीक है, और गेट API हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मीन्स API को हिट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है, ठीक है। जब जो हम गेट API बनाए उस पर हम मिडिलवेयर को कॉल कर लिए, तो इसको रन करा के देख लेते हैं हम। CLS कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, आए, ठीक है। हमने कोड को, ये क्या एरर आ रहा है, एरर लाइन नंबर ऑलरेडी 3000 ऑलरेडी एग्जीक्यूट बोल रहा है। तो काम करते हैं हम, इसका पोर्ट चेंज कर देते हैं, 3001 कर देते हैं, ठीक है। CLS कर दिया। अब इसको मैं रन करा कर देखता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जाता हूँ, इस लोकल होस्ट लिखते हैं यहाँ पे, और इसको मैं 3001, इसको मैंने हिट किया। यहाँ पे देखा हेलो वर्ड आ गया, ठीक है दोस्त। ये क्या है, ये तो गेट API हमारी है, बट मिडिलवेयर कहाँ कॉल हुआ, कैसे पता चलेगा हमारा मिडिलवेयर कॉल हुआ। तो हम कंसोल पाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ कंसोल हो गया, क्या हुआ, लॉग्ड ऑन कंसोल हो गया। तो ये क्या है, लॉकडाउन कहाँ पे, ये मिडिलवेयर है। मीन्स जब हमने गेट API को एग्जीक्यूट किया, जब गेट API को हिट किया तो उससे पहले ही हमारा मिडिलवेयर कॉल हो गया, मीन्स ये कंसोल हो गया।
उसके बाद जब ये कॉल हुआ तो ये जो नेक्स्ट होता है ये मिडिलवेयर होता है, ये भी मिडिलवेयर होता है। मीन्स एक मिडिलवेयर को जब एग्जीक्यूट करता है, जब इस मिडिलवेयर को जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो जब यहाँ तक ये काम कंप्लीट कर लेगा तो इसके हेल्प से ये दूसरे फंक्शन पे मूव कर जाएगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे मूव कर जाएगा। ये किसके हेल्प से होता है? नेक्स्ट मिडिलवेयर के हेल्प से होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्स्ट मिडिलवेयर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई भी हम एपीआई कॉल करते हैं तो मान लीजिए हम कोई एपीआई कॉल करते हैं, मान लीजिए हम यूज़र नेम पासवर्ड चेक कराने की एपीआई कॉल करते हैं या यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कराने की एपीआई हम बनाते हैं, तो एपीआई हिट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक मिडिलवेयर बनाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि भाई हमारे यूज़र है, यूज़र आईडी है, डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो कर रहा है तब हम उस एपीआई को हिट कराएंगे, तो हम उसका मिडिलवेयर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये नेक्स्ट मिडिलवेयर भी मैंने आपको बता दिया है। ये क्या होता है, ये एरर कोड क्या होता है, 201404 और एक 500 क्या होता है। तो ये एरर कोड जो है पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि 500 जो होता है इंटरनल एरर शो होता है। कभी कभी देखा होगा आपने, जब कभी आप कोड लिखते हो तो वहाँ पे आता है इंटरनल एरर। अब 500 होता है, 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड होता है, और 201 का मतलब सक्सेस, जो भी आप कोड लिखो ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है दोस्तों कि व्हाई यूज स्पेसिफिक फ्रेमवर्क चूज। कहने का मतलब है कि Node.js का जब कभी भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज होते हैं, लेकिन हम क्यों एक्सप्रेस जेएस को ही क्यों यूज करें, क्या इसके एडवांटेज हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप नेट से देखेंगे तो बेहतर होगा। बस थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ कि जो एक्सप्रेस जेएस है वो इसलिए हम चूज कर सकते हैं कि लार्ज एप्लीकेशन जैसे जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन है उसके लिए एक्सप्रेस जेएस बहुत ही अच्छा है, और उसमें बहुत सारी इनबिल्ड फंक्शनलिटी है। एक कुल मिला जुला के लार्ज एप्लीकेशन के लिए एक्सप्रेस जेएस बनाया गया, फ्रेमवर्क बनाया गया, एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क बनाया गया, इसलिए हम एक्सप्रेस जेएस को चूज करते हैं कंपेयर देन अदर। एक क्वेश्चन आता है इवेंट लूप क्या होता है। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर Node.js का आप 10 इंटरव्यू देते हैं तो 10 इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि इवेंट लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ कि इवेंट लूप कैसे काम करता है, और जो LNT Node.js इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का जो मेरा वीडियो है उसके अंदर भी मैंने इवेंट लूप को समझाया है। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियोज़ को आप रिफ़र करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर इसको चाहिए, इसका रेफरेंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रेफरेंस दे दूंगा उस वीडियो का, आप आसानी से देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मॉड्यूल्स, देखिए मॉड्यूल्स की बात हो रही है। मॉड्यूल्स नेम विच यूज इन प्रोजेक्ट, आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें कौन कौन से मॉड्यूल यूज करते हो। तो चलिए इसको हम ब्रीफ में देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक लिंक रखा हूं मैं मॉड्यूल्स के लिए, और मैंने निकाला है। थोड़े से बताने से अच्छा है कि इसको ब्रीफ में देखा जाए कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। ये क्वेश्चन तो पुटअप किया जाता है Node.js के जब कभी भी आप इंटरव्यू देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉड्यूल्स होते हैं, देखिए इसमें 3 टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है आपका कोर मॉड्यूल होता है, दूसरा लोकल मॉड्यूल होता है, तीसरा थर्ड पार्टी मॉड्यूल होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ब्लॉक ऑफ इनकैप्सुलेटेड कोड होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, या एक्सटर्नल एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, या कोड रियूजेबिलिटी के लिए मॉड्यूल्स हम बनाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोर मॉड्यूल, दूसरा होता है लोकल मॉड्यूल, और तीसरा होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो ये पूछा जाता है कि कोर मॉड्यूल क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोर मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर हमारा HTTP आती है। देखिए इस नाम को आप याद कर लीजिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कोर मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें आती है। एक आपका हो गया HTTP हो गया, जिससे HTTP की हेल्प से हमने क्या किया, सर्वर क्रिएट किया था। एसर्ट हो गया, ठीक है। FS हो गया, फाइल को हैंडल करने के लिए यूज होता है। पाथ के लिए यूज होता है पाथ। प्रोसेस हो गया, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है प्रोसेस। हमारा OS हो गया, ये भी ग्लोबल वेरिएबल होता है। क्वेरी स्ट्रिंग होगी, URL हो गया, ये सारे के सारे कोर मॉड्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं लोकल मॉड्यूल। लोकल मॉड्यूल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप सिंपल कोई मॉड्यूल बना लिए। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, कैलकुलेटर का एक फंक्शन बनाया, या सिंपल एक फाइल बना ली cal.js,
उसके अंदर आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन 4 अलग अलग फंक्शन बना लिए, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि इस फाइल को आप जो है किसी दूसरे फाइल पर इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। तो ये होता है लोकल मॉड्यूल। देखिए इस फाइल को हमने क्या किया है, एक index.js फाइल पर हमने क्या किया, इसको इंक्लूड किया है और इस फाइल के अंदर जो फंक्शन है उसको आसानी से हमने कॉल कर लिया। देखिए कैलकुलेटर डॉट ऐड, और इसके अंदर वैल्यू पास कर दिया और ये यहाँ पे आउटपुट दे देगा। तो ये होता है हमारा लोकल मॉड्यूल। नेक्स्ट होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस.js, npm इंस्टॉल मोंगोज लिखा या कोई भी लाइब्रेरी लिखा, तो ये होता है हमारा थर्ड पार्टी मॉड्यूल होता है, ठीक है। बिना थर्ड पार्टी मॉड्यूल का हम कोई भी लाइब्रेरी जो है हम अपने सिस्टम में किसी भी लाइब्रेरी जो भी पैकेज होता है वो अपने सिस्टम में हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है दोस्तों कि ये हमारा हो गया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अब ये हो रहा है कि प्रिंट हेलो वर्ड इन नोड.js। एक्सप्रेस.js की हेल्प से आप जो है हेलो वर्ड को प्रिंट करो और विदाउट एक्सप्रेस.js की हेल्प से आप हेलो वर्ड को प्रिंट करो। तो चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं। इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ। देखिए दोस्तों एक्सप्रेस.js की बात आती है तो ये एक्सप्रेस.js है, ठीक है। इसके हेल्प से हम हेलो वर्ड को क्या करें, प्रिंट करें। देखिए हमने कुछ नहीं किया, इस कोड को मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूँ, इसलिए मैंने लिखा नहीं। देखिए एक्सप्रेस.js को मैंने इंक्लूड किया, फिर उसके बाद एक वेरिएबल मेथड के ऐप में ऐप.गेट यहाँ पे एक API कॉल किया और इसको इस कोड पे रन कराया, ठीक है। तो चलिए इसको रन करा कर देखते हैं हेलो वर्ड हमारा प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो इसको मैं CLS कर दिया, इसको मैंने रन कराया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसको रन कराता हूँ। इसका पोर्ट है 3000, इसको मैं 0 पे लेता हूँ। देखिए हेलो वर्ड हमारा प्रिंट कर गया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेस.js के हेल्प से हेलो वर्ड को प्रिंट कराना। अब विदाउट एक्सप्रेस.js का मतलब ये होता है कि कोर जो HTTP की हेल्प से, क्रिएट सर्वर की हेल्प से कैसे हम हेलो वर्ड को प्रिंट कराएंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ, इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, HTTP यहाँ पे इंक्लूड किया, इस वेरिएबल के हेल्प से हमने क्रिएट सर्वर बनाया और यहाँ पे हमने ये पोर्ट नंबर असाइन कर दिया। चलिए इसको रन करा कर देखते हैं। CLS कर दिया। अब मैं इसको जाता हूँ, यहाँ रन कराता हूँ। देखिए वेलकम टू दिस पेज, ये आ गया ना, मीन्स ये हमारा प्रिंट हो गया। मीन्स यहाँ पे अगर इसकी जगह मैंने हेलो वर्ड लिख दूँ तो हेलो वर्ड आएगा, हेलो वर्ड। यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, इसको जो है CLS कर दिया, ये देखिए हेलो वर्ड आ गया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कि हेलो वर्ड को कैसे हम प्रिंट कराते हैं, ये भी कोड लिखवाया जाता है, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या होता है, जब मैं आपको बता दूं कि कोई भी जब हम फंक्शन बनाते हैं, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई फाइल हमने बना लिया सिंपल, मान लीजिए ये हमारा फाइल है ऐप.js, दूसरा फाइल हमने बना लिया, मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया कि कैल, या हमने कोई फाइल बनाया, मान लीजिए इसी को बना लिया, यहाँ से मैंने उठा लिया, यहाँ से मैंने क्या किया कि एक फाइल बनाया, इसका मैंने ले लिया कैल.js, ठीक है। इस फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर जो है इसको कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, एक सेपरेट फाइल बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन का यूज़ किया गया। मीन्स हमारे कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या होता है। मीन्स हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, किसी भी फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्ट करेंगे तभी यहाँ पे हम इंक्लूड करके उसको यूज कर पाएंगे। तो ये होता है एक्सपोर्ट का यूज। मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, मीन्स किसी अनदर फाइल को दूसरे फाइल में जब कभी भी हम ऐड करना होता है या इंक्लूड करना होता है, तो जो पहली वाली फाइल होती है
उस फाइल के अंदर जो भी कोड लेते हैं उसको पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो उस फाइल को जाके हम किसी दूसरे फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं, फिर उसको हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन ये है दोस्तों कि काउंट पैराग्राफ ऑफ वर्ड। आपको कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, मान लीजिए यही पैराग्राफ दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन जो है आपका कॉग्निजेंट का है। तो चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं, इसको कैसे हम करेंगे। इसके दो तरीके हैं करने के कि कैसे हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक तो मैनुअली तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये नॉर्मल तरीका है दोस्तों। इसको मैं सर्वर हो गया, सर्वर को चलने देते हैं और ये मैंने फंक्शन बनाया। यहाँ पे क्या किया कि एक सिंपल एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, किससे, स्पेस से। यहाँ स्पेस से मैंने स्प्लिट कर दिया। अब जाहिर सी बात है जब स्प्लिट किया है तो इसका लेंथ हम निकालेंगे। तो इसका मैंने क्या किया, एक लेंथ निकाला। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका लेंथ निकाला। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, इसको करना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसका लेंथ निकाला कि भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 9 टाइप मतलब 9 बार जो है लूप चलेगा। अब इसको मैंने क्या किया, फॉर लूप में रखा। फॉर लूप में रखने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, उसमें 0 असाइन कर दिया। अब मैंने देखा कि इसको 0 इंडेक्स पर क्या मिलेगा, हमारा द मिलेगा कि द की लेंथ इससे बड़ी है क्या, जो 0 असाइन, हाँ बड़ी है। तो ये क्या करेगा, इसमें द जो है, जो द की लेंथ है इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्विक चेक करेगा तो देखेगा भैया इसमें हमारा क्या है, 3 आ गया, मतलब इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 आ गया। अब ये देखेगा क्विक की लेंथ क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 3, हाँ, तो ये 5 जो है इसमें असाइन हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गया। तो ऐसे चेक करता जाएगा और सबसे ज़्यादा लेंथ वाला जो वर्ड है उसको ये दे देगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको जो है हम कुछ क्यों नहीं आया, इसको हम सबसे पहले इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को मैं रन कराता हूँ। CLS क्या हो गया, क्यों नहीं चला, इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल करा लेता हूँ, console.log, और उसके अंदर जो है अब मैं इसको रन करा कर देखता हूँ। देखिए 6 लेंथ आ गया। अब 6 लेंथ तो आ गया, ठीक है, बट ये वर्ड कौन सा है, देखिए सबसे हाई लेंथ वाला ये है जंप है, जिसकी लेंथ क्या है, 6 है। तो ये जंप उठा के दे दिया। अब ये भी क्वेश्चन होगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि भैया जंप ही है, 6 लेंथ के तो दूसरा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब इसको हम लूप चलाएंगे, ये इसका लेंथ हो गया, जो हाई होगा तो हम इसका लेंथ निकाल लिया, स्प्लिट। इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये वैल्यू है इसको भी हम कहीं असाइन कर लेंगे। मान लीजिए हमने कुछ इसके साथ साथ हम यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो है ये जो वर्ड है ये कितने लेंथ का है। इससे हमारा लेंथ भी पता चल जाएगा और वर्ड भी पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार देखते हैं इसको करके। 0 आया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, चलिए कोई नहीं, आप इसको ट्राई कीजिएगा कि जो मैक्सिमम लेंथ वाला वर्ड है, ठीक है, वो कौन सा वर्ड है। वर्ड को भी आप यहाँ पे कंसोल करा कर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि इवेंट इमीटर क्या होता है, ठीक है। इवेंट इमीटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इवेंट जो होता है एक मॉड्यूल होता है जो कि इवेंट इमीटर जो है एक क्लास प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जिससे हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं
किसी बटन को क्लिक करते हैं, वो इवेंट है। तो जब हम किसी बटन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट देते हैं तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो इसी तरह Node.js भी क्या करता है, इवेंट मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जो कि इवेंट इमिटर क्लास रखता है। उस क्लास के हेल्प से वो क्लास जो है बहुत सारे मेथड रखता है, जिसमें ऑन हो गया, इमिट हो गया, ये बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम किसी भी इवेंट को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। किसी भी इवेंट पर हम क्लिक कर सकते हैं, किसी भी इवेंट से पे क्लिक करके हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं कि इवेंट इमिटर का कुछ एग्जांपल है क्या। इवेंट इमिटर का एग्जांपल देखते हैं कुछ बना है क्या। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इवेंट इमिटर, यहाँ पे भी आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे इवेंट इमिटर इन Node.js, तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जाएंगे, ट्यूटोरियल पे जाएंगे या गिग्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए इवेंट इमिटर का ये एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, जो इवेंट्स हमारा मॉड्यूल होता है, ये क्या करता है, इवेंट इमिटर एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत सारे क्या मेथड होते हैं। जैसे ये देखिए, ऑन हो गया, ये इमिट हो गया। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, इसको हम रन करा कर देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। अगर मान लीजिए इसको मैंने, इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया, इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे अभी, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम, नहीं ये एग्जांपल है दोस्तों, ये ऑलरेडी एग्जांपल मैंने बना रखा है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इस मॉड्यूल को मैंने इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इवेंट इमिटर से न्यू कर दिया और मॉड्यूल डॉट इवेंट इमिटर कर दिया, एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब इस कोड को हम रन कराएंगे तो सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये इसको ढूंढेगा, इस वेरिएबल को ढूंढेगा फर्स्ट इवेंट। जब फर्स्ट इवेंट पर जाएगा तो ये हमारा, ये जो फंक्शन है ये हमारा कंसोल हो जाएगा। तो ऐसे होता है, पहले इमिट होता है फिर ऑन होता है। जब इमिट का मतलब क्या होता है, किसी बटन को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बटन पर आप क्लिक कर रहे हैं, मतलब इमिट कर रहे हैं। जब इमिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये कंसोल कर देगा। चलिए इसको रन करा कर देख लेते हैं हम। CLS, ये देखिए ये प्रिंट हो गया, फर्स्ट सब्सक्राइबर, दिस इज माय फर्स्ट Node.js इवेंट इमिटर एग्जाम्पल। देखिए ये हमारा जो है प्रिंट हो गया, फर्स्ट सब्सक्राइबर, और ये वैल्यू हमारी उठ के यहाँ पे चली गई। तो ये ऐसे हमारा इवेंट इमिटर काम करता है। जब कभी किसी भी इवेंट को हम इमिट करते हैं तो सबसे पहले इमिट होता है। जब इमिट होता है तो जो वेरिएबल लिखा रहता है, इस वेरिएबल क्या करता है, जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, हम यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि ग्लोबल वेरिएबल इन Node.js क्या क्या होती है। तो हम बता दें आपको, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, जैसे प्रोसेस जैसे env इन्वायरमेंट होता है हमारा। जैसे हम कोई भी नोड मॉड्यूल बनाते हैं, हम एक होता है हमारा प्रोसेस, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। और आपका मान लीजिए जो हम प्रोसेस, मैं आपको यहाँ पर सर्च करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल का जो भी चीज़ है यहाँ पे बनाया था मैंने। ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे प्रोसेस हो गया, हमसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किया गया था Node.js के अंदर ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को आप नेट पर डालेंगे मिल जाएगा कि जैसे हम मुझे जो पता था, मैंने बस सिंगल वेरिएबल बताया था प्रोसेस जो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। और भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जैसे यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल इन Node.js देख लेते हैं। आप इसको एक बार सर्च कीजिएगा, देखिएगा। देखिए प्रोसेस, ये प्रोसेस इन्वायरमेंट, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, कहीं भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाउ हैंडल द ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग इन Node.js। दोस्तों आप इसको सर्च कीजिएगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, और इससे जो भी, ऐसा नहीं कि थियरेटिकल पढ़ लिया ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है, वो तो मैं भी बता दूंगा। ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मल्टीपल रिक्वेस्ट आपने किया, ठीक है, और
जो मान लीजिए फाइल अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए 4 फाइल आपको अपलोड करना है, ठीक है। एक पहली फाइल अपलोड हो गई, तो जब पहली वाले फाइल जब अपलोड हो जाएगी तो उसका जब रिस्पांस मिलेगा तो ही दूसरी फाइल अपलोड होना चाहिए। तो ये हम बोल सकते हैं कि ब्लॉकिंग। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि चारों फाइल आपने अपलोड की, पहली फाइल अपलोड हो गई, हो सकता है पहली के बाद चौथी फाइल अपलोड हो जाए, मीन्स पहले वाले जो फाइल अपलोड है उसके रिस्पांस पे दूसरा वाला फाइल डिपेंड ना हो, वो होता है नॉन ब्लॉकिंग। तो दोस्तों आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, रियल टाइम एग्जाम्पल क्या होता है इसको आप ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग का रियल टाइम एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो ये हो गया Node.js का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं MongoDB के अंदर, इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं MongoDB के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि db.tablename.create इंडेक्स होता है जिसके हेल्प से हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आता है कि इंडेक्स बनाते क्यों हैं, कि जैसे मान लीजिए हम कोई टेबल है, ठीक है, और टेबल के किसी फील्ड पे हमें सर्च लगाना है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड पे यदि हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो सर्चिंग हमारा फास्ट होगी। तो दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि तब तो अगर एक टेबल के अंदर 10 या 12 फील्ड्स हैं तो 10-12 फील्ड्स को भी हम एज ए इंडेक्स क्रिएट कर देंगे, हमारी सर्चिंग और फास्ट हो जाएगी या हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, किसी कोई भी टेबल हो अगर उसके अंदर 5 फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, अब पाँचों पे यदि इंडेक्स क्रिएट करेंगे आप, तो जब डेटाबेस से डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे, उस टेबल से डेटा को फैच करेंगे, तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। क्योंकि जो भी हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं वो क्या करता है, वो जो जगह लेता है वो रैम में जगह लेता है। जो भी हम इंडेक्स बनाते हैं उसकी जो लोकेशन होती है, मेमोरी की लोकेशन, वो रैम में होती है, तो इसलिए वो स्लो हो जाता है। इसलिए कम से कम इंडेक्स बनाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ट्रांजेक्शन पॉसिबल इन द MongoDB। MongoDB के अंदर क्या ट्रांजेक्शन पॉसिबल है? हाँ, MongoDB के अंदर भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे जो हमारी एसिड प्रॉपर्टी होती है, एसिड मीन्स एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये जो होती है ये बाइसिकल इसको सपोर्ट करता है, एसिड प्रॉपर्टी को। ऐसे हमारा MongoDB भी सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कि रिपेल क्या होता है। रिपेल का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो रिपेल होता है, जिसे इसका फुल फॉर्म ये होता है दोस्तों कि रीड, इवल, प्रिंट और लूप, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि रिपेल इज स्टैंड फॉर रीड, इवल, प्रिंट और लूप। इट रिप्रेजेंट द कंप्यूटर इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिबगिंग करना है या कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई आउटपुट हम चाहते हैं जैसे 2+2, तो इस टाइप के जो ऑपरेशन होता है वो हम CMD के थ्रू कर सकते हैं। उसी को हम बोल सकते हैं कि कोड एग्जीक्यूशन के लिए या कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम रिपेल का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, रीड का मतलब होता है कि रीड यूजर इनपुट, प्रेस इनपुट इन जावास्क्रिप्ट। मीन्स हम ये चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं और मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ Node.js, यहाँ Node.js की CMD हम ओपन करते हैं, यहाँ पे CMD लिखते हैं, ये Node.js की CMD आ गई। अब कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो मान लीजिए कंट्रोल, यहाँ पे 2+2 करते हैं, 2 इज नॉट रिकॉग्नाइज, ये जो है कंट्रोल C, कंट्रोल यहाँ पे होता है, जैसे 2+2 आप करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। तो ये किसके हेल्प से होगा, ये रिपेल के हेल्प से होगा, ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको मैं देखता हूँ ये सेल कैसे ओपन होता है, Node.js सेल। ये Node.js सेल पे ही यहाँ पे देखते हैं, Node.js सेल यहाँ पे लिखते हैं, Node.js सेल हाउ ओपन। अब यहाँ पे आएगी कि Node.js का जो सेल होता है कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ की होता है, मैं भूल गया हूँ, काम करता हूँ, रिपेल इन Node.js करते हैं हम, इसी को हम देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो होता है नोड, और शायद नोड लिखने पर आ जाएगा मे भी। हाँ देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2+2 किया, आउटपुट देखा 4 आ गया, ठीक है।
3+5 किया, आउटपुट 8 आ गया। तो ये जो अर्थमेटिक जो हम एडिशन कर रहे हैं ये किसके हेल्प से होता है? रिपेल के हेल्प से होता है, मीन्स सीएमडी के हेल्प से होता है। तो रिपेल ये बोल सकते हैं कि एक कमांड, या ये बोल सकते हैं कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ये होता है रिपेल। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लुकअप क्या होता है और कैसे कोड को लिखा जाता है। लुकअप मैं आपको बता दूं कि मोंगोडीबी के अंदर लुकअप जो होता है वो ज्वाइन लगाने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई ज्वाइन लगाना, ठीक है, सपोज कीजिए मान लीजिए db डॉट टेबल नेम डॉट, अरे यार क्या है, मान लो db डॉट टेबल नेम डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका भी एग्जांपल मैं बना के रखा हूँ। यहाँ पे आते हम, मोंगोडीबी हो गया, ये देखिए ये तो कहने का मतलब ये है कि हम लुकअप का यूज क्या करते हैं, लुकअप के हेल्प से हम क्या करते हैं, ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, एक टेबल है ऑर्डर नाम का, ठीक है, लुकअप के हेल्प से दूसरे इन्वेंट्री टेबल से मैंने क्या किया, ज्वाइन लगाया। ठीक है, अब इसको पूरा ही देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम कर रहा है। देखिए हमारे पास दो टेबल है, हम डिस्कस कर रहे हैं लुकअप। लुकअप क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लुकअप के हेल्प से हम क्या करते हैं, मोंगोडीबी के अंदर ज्वाइन लगाते हैं। तो इसका बोला जाएगा कि आप सिंटेक्स लिख कर बताइए। तो मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये इन्वेंट्री नाम का, दूसरा टेबल है ऑर्डर नाम का, ठीक है। हमें लुकअप लगाना है, मतलब ऑर्डर वाले टेबल से इस इन्वेंट्री वाले टेबल में ज्वाइन लगाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया db डॉट ऑर्डर डॉट एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, लुकअप लगाया। और एक तो टेबल ए हो गया और दूसरा फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल ए हो गया, मीन्स ये दोनों टेबल हो गए। अब इन दोनों टेबल को ज्वाइन लगेगा कैसे, लोकल फील्ड। ये जो लोकल फील्ड होता है, ये लोकल फील्ड, ये जो है, ये जो आइटम है, ये किसके अंदर डिफाइन है, इस वाले टेबल के अंदर। जो लोकल फील्ड होता है ये इसको रिफ़र करता है, ठीक है, और ये जो फॉरेन की होता है ये इसको रिफ़र करता है। तो देखिए लुकअप के हेल्प से हमने क्या किया, ज्वाइन लगाया हुआ है। तो ये होता है हमारा लुकअप। तो ये पूछा जाता है कि लुकअप क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम कोड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैच क्या होता है। ये मैच जो होता है कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है। तो देखिए हमने क्या किया कि ये जो हमने ज्वाइन लगाया, ठीक है, अब ज्वाइन तो लगा दिया, अब हमारा एक रिक्वायरमेंट और है कि इसके अंदर जो हमारा स्टॉक है, जो भी हम ज्वाइन लगाएंगे, इन दोनों के बीच जो भी ज्वाइन लगाएंगे, इसके और इसके बीच में जो भी ज्वाइन लगाएंगे, उसमें कंडीशन ये है कि स्टॉक जो है इतना से ग्रेटर होना चाहिए और इतना से लेस होना चाहिए। तो देखिए जो स्टॉक है वो जो है 120 से ग्रेटर होना चाहिए और 50 से लेस होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि या 50 से ग्रेटर होना चाहिए और 120 से या 150 से लेस होना चाहिए। तो एक कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये माइस्क्ल का क्वेश्चन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टोर प्रोसीजर जो होता है एक स्पेशल टाइप का स्टोर प्रोसीजर होता है। मीन्स इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन हम बनाते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। डेटाबेस के अंदर स्टोर प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मोबाइल पे, आईओएस पे, वेबसाइट पे, कहीं भी उस स्टोर प्रोसीजर को हम कॉल कर सकते हैं। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कोड रियूजिबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम स्टोर प्रोसीजर हम बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक डेटाबेस के अंदर एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया और एपीआई के थ्रू उस स्टोर प्रोसीजर को मैं डेस्कटॉप पर भी, वेबसाइट पे भी कॉल कर लिया, मोबाइल पे भी कॉल कर लिया, आईओएस पे भी कॉल कर लिया, एंड्रॉयड पे भी कॉल कर लिया, सभी जगह कॉल कर लिया। तो ये होता है स्टोर प्रोसीजर। ब्रीफ में इसको आप और स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, कि RDBMS रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और NoSQL में कौन फास्ट है, क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो NoSQL होता है, जो MongoDB होता है, NoSQL मीन्स MongoDB हो गया, और भी है, और भी डेटाबेस आते हैं। तो मैं NoSQL के बारे में डिस्कस करना है, MongoDB के बारे में। मतलब ये होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। जैसे मान लीजिए आपको डेटाबेस टेबल के अंदर कोई भी चीज़, किसी एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डालना है, तो इसको हम आसानी से MongoDB से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। और इसमें रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको
MySQL के अंदर 5 फील्ड आपने बनाए हैं, तो अगर 5 फील्ड के अंदर डेटा डालना है तो 5 फील्ड आपको बनाना मैंडेटरी है। चाहे आप 4 ही फील्ड में डेटा डालो तो 4 फील्ड में जाएगा, लेकिन 5वें फील्ड में क्या जाएगा, नल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्पेस लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है स्कीमा को मेंटेन करता है, मीन्स इसमें स्कीमा मैंडेटरी है। इसलिए क्या होता है, स्कीमा लेस होता है, इसमें स्कीमा कोई मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है पहली बार में आप उस फॉर्म से सारे फील्ड, जिस मान लीजिए एक फॉर्म है उसमें 5 फील्ड है, हो सकता है 5 फील्ड में डेटा डालकर आप डेटा बेस में सेव करा दो, सेव हो जाएगा। हो सकता है 2 ही फील्ड में डेटा डालकर डेटा बेस में सेव करा दो, तो 2 ही फील्ड सेव हो जाएगा डेटा बेस के अंदर। अब कौन फास्ट होता है, देखिए एज पर रिक्वायरमेंट दोनों में वेबसाइट बनती है, दोनों में ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बन सकते हैं, दोनों में अगर सिक्योरिटी पर्पज़ से देखा जाए, अगर इंटरप्राइज एप्लीकेशन के पर्पज़ से देखा जाए तो दोनों में ही बन सकते हैं। बट NoSQL का यूज़, MongoDB का यूज़ वहाँ करते हैं जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर सिर्फ डेटा डिस्प्ले कराना हो, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, सिर्फ डेटा को डिस्प्ले कराना हो, तो उस केस में NoSQL जो है बेटर रहेगा कंपेयर देन जो है रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं इसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।